नमस्ते, न्यूज़ डंका के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ उदय माहुरकर जी है, जो अभी नमस्ते सर, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का अभी उनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। सर ने खुद एक इंटरव्यू में कहा, इसलिए मैं ये कहने का साहस कर रहा हूँ कि सर ने कहा था कि मैं अभी पहले जर्नलिस्ट था, अभी नहीं हूँ। ऐसा सर ने कहा था, इसलिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन सर, आप सबको पता ही है कि सर का जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस सबसे बहुत ही ज़्यादा है। मतलब हमारी जितनी आयु है उससे ज़्यादा सर का जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस है। तो सर, आपने हमारे लिए समय निकाला है और आपकी जो नई किताब आई है उसके ऊपर बात करने के लिए हमें अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहले तो पुस्तक का जो नाम है कि वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव सेव्ड इंडियाज पार्टीशन, तो ये नाम मतलब एक सहज लोगों को सवाल आता है कि ये नाम आपने क्यों रखा? नाम इसलिए लिखा कि वीर सावरकर जी पे आक्षेप की जो श्रृंखला है वो 2003 में शुरू हुई, बराबर है ना। कुछ नेता थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा था कि माफ़ी वीर है, सावरकर जी के वजह से भारत का विभाजन हुआ, है ना, उनका विभाजनकारी उनकी सोच थी, है ना। तो ये सब चलता आ रहा था। मेरा अध्ययन सावरकर जी का 25-26 साल पुराना होगा, ठीक है। मुझे 2015 में ऐसा ख्याल आया कि हम जो डिफेंड कर रहे हैं वो ढंग से नहीं कर रहे। बराबर। हम ये कह रहे हैं कि सावरकर जी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो माफ़ी मांगी नहीं थी, तो हम गलत आधार पे उनको डिफेंड कर रहे हैं। उनका जो उद्देश्य क्या है, इसमें मुझे एक बात जो ख्याल आई कि जो सावरकर विरोधी हैं उन्होंने सावरकर का अभ्यास ज़्यादा किया हुआ है। बराबर। वो जानते हैं कि सावरकर जो हैं वो देश की एकता और अखंडता के सबसे बड़े प्रतीक हैं। इसके लिए उनको विभाजनकारी रूप में उनको प्रस्तुत करना, ऐसा उनका प्लान था। आप समझे? बराबर। तो 2015 में मैंने एक आर्टिकल किया था कि जिसमें मैंने कहा था कि सावरकर का जो हिंदुत्व है वो बिन शर्ती राष्ट्रवाद है, अनएलोइड नेशनलिज्म, जिसके अंदर धर्म का गौरव, जाति का गौरव और प्रादेशिक गौरव, ये तीनों देश गौरव से सेकेंडरी है, देश गौरव प्रथम है। तो इसका हिंदुत्व नाम इसका है, पर ऐसा हिंदुओं को स्पेशल ट्रीटमेंट देना, ऐसी कोई बात इसमें नहीं है। ये बात मैंने पहली बार 2015 में लिखी। इंडिया टुडे का एक वेब प्लेटफॉर्म था डेलियो, उस पर। उसके बाद मेरे विचार डेवलप होते गए और मुझे लगा कि मुझे खुल के बाहर आना चाहिए इस बात को लेके, है ना। फिर मैंने अध्ययन मेरा था ही पहले से, मैंने इसको थोड़ा रिवाइज किया और फिर मुझे ऐसा लगा कि सावरकर तो भारत की एकता के अखंडता के समय बड़े प्रतीक हैं, क्योंकि भारत पे जो भी आपत्तियाँ आई गए 70 साल में, उन सभी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके, वो सभी आपत्तियों की भविष्यवाणी वीर सावरकर जी ने आज से 60 से 80 साल पहले कर दी थी, बराबर, है ना। तो और हमने डेवलप किया उसको और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि सावरकर जो है वो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह हैं। ही इज द फादर ऑफ इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, जी, ठीक है। और उनके जो प्रयास थे विभाजन को रोकने के, उसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। मतलब तो उसके बारे में आप थोड़ा विस्तार में बताएं, क्योंकि इसके बारे में जैसा आपने कहा कि लोगों को उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। ऐसा है कि भारत की विभाजन के 3 कारण थे। एक था मुस्लिम लीग का कैंपेन, कम्युनल कैंपेन। दूसरा था कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियाँ, और तीसरा था कांग्रेस का सिद्धांत संपूर्ण अहिंसा का। ये 3 मेन कारण हैं, जी। तो सावरकर 1937 में पॉलिटिकल मैप पे आए, जब वो रत्नागिरी से छूटे 13 साल की नज़र कैद के बाद, जी। तो उस टाइम पे सावरकर, कांग्रेस के कई नेताओं ने उनको अप्रोच किया था, सुभाष चंद्र बोस भी थे उसमें, कि सावरकर जी आप कांग्रेस में आइए। तो उन्होंने ना कहा, और क्या कहा ना कहने के टाइम पे ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के पथ पे इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसका वापस आना असंभव है, जी। और भारतवर्ष में मुस्लिम तुष्टीकरण करना, हिंदू हकों का हनन करके, ये देश के साथ धोखाधड़ी है। उस टाइम में उन्होंने कहा था, इट इज़ बेटर टू स्टैंड इन द लास्ट रो ऑफ पेट्रियट्स देन द फर्स्ट रो ऑफ बिट्रेयर्स। मतलब मैं देशभक्तों की आखिरी पंक्ति में खड़ा रहना पसंद करूंगा, बजाय ऐसे लोगों की पहली पंक्ति में जो देशभक्ति के नाम पे देश के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा उन्होंने आह्वान किया मुसलमानों को। उन्होंने कहा, एक हिंदू नेता के हैसियत से उन्होंने कहा कि मुसलमान भाइयों, अगर आप जुड़ना चाहते हो आज़ादी की लड़ाई में, आपका स्वागत है, अपन मिलकर लड़ेंगे। अगर आप नहीं जुड़ना चाहते हो फिर भी हम लड़ेंगे, और आप इसका विरोध करते हो फिर भी हम लड़ाई लड़ेंगे, जी। बाद में 1937 से लेकर 1945 तक सदंतर वो देश और कांग्रेस को आगाह करते रहे कि मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है और देश को भारी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे
1940 में जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया जिन्ना ने, उस टाइम पे सावरकर ने कहा कि कांग्रेस की जो नीतियां हैं उसके बाद मुझे लगता है कि ये विभाजन हो सकता है। जो मुस्लिम लीग है वो अपनी एम है उसमें वो सफल हो सकती है। उस टाइम पे कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि भारत का विभाजन हमारी लाशों पे होगा, और सावरकर 7 साल में सावरकर सही पड़े 7 साल के बाद, बिल्कुल है ना। 1944 के अंदर उन्होंने अखंड हिंदुस्तान कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। ये कब बुलाई थी? 1942 के अंदर कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि जो प्रांत आज़ादी के बाद भारत में रहना नहीं चाहते उनको अनुमति होगी जी। मतलब उसी दिन कांग्रेस हमने पाकिस्तान दे दिया था, गिव अप कर दिया था, ठीक है ना। तो 44 में उन्होंने अखंड हिंदुस्तान कॉन्फ्रेंस बुलाई। सावरकर जी के एफर्ट से एक अखंड हिंदुस्तान कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर भारत के बड़े बड़े लोग जो कांग्रेस की नीतियों का विरोध कर रहे थे, जो अखंड हिंदुस्तान को एक तरीके से कटिबद्ध थे, तो उसमें बड़े बड़े लोग थे। राधा कुमुद मुखर्जी बहुत बड़े इतिहासकार, श्रीनिवास शास्त्री, है ना। फिर आपका रामानंद चटर्जी, मॉडर्न रिव्यू नाम का एक पत्रिका आती थी बंगाल की, उस टाइम की समझो ना इंडिया टुडे थी, अच्छा, तो उसके वो संपादक थे। इन लोगों ने सबने सावरकर को सपोर्ट किया था 1944 के अंदर। कहने का मतलब कि 1945 के इलेक्शन के अंदर एक कुछ ऐसा हुआ, कांग्रेस ने ऐसी गंदी चाल खेली कि हिंदू महासभा पूरी तरह से इलेक्शन हार गई। हालांकि 16% वोट मिले थे उसको। कैंडिडेट्स ये जो विभाजनकारी जो प्रस्ताव था उसको पास करने के बाद जब कांग्रेस को लगा कि सावरकर का और हिंदू महासभा का जो कैंपेन है उससे उनको बहुत क्षति पहुंचेगी, तो उन्होंने टोन चेंज कर दी और एक दिखावे के लिए एक अधिवेशन बुला के उसमें अखंड हिंदुस्तान प्रस्ताव पास किया। अच्छा, कांग्रेस ने क्यों? कि इलेक्शन में हार न जाए। हाँ, इलेक्शन आ रहे थे 45-46 के नेशनल असेंबली के इलेक्शन थे, सेंट्रल असेंबली के और प्रोविंशियल असेंबली के थे, ठीक है ना। तो उस टाइम पे कांग्रेस ने जो प्रचार किया पूरा, वो प्रचार, क्योंकि गांधी जी उनके पास गांधी जी थे, गांधी जी ने एक तरीके से पूरे देश का एक विश्वास संपादन किया था। उनकी जो शैली थी रहने की, उनकी जो बातें थी, उनकी जो पॉपुलिस्ट एक पूरा उनका तरीका था, उससे वो एक छाए हुए थे बराबर। तो गांधी उनके पास थे। और बाद में अखंड हिंदुस्तान का उन्होंने प्रस्ताव भी पास कर दिया, तो उससे बुरी तरह से हिंदू महासभा इलेक्शन हार गई बराबर। और इसके वजह से विभाजन हुआ। अगर हिंदू महासभा को उस टाइम पे अगर 50% भी सीट मिली होती तो ये परिस्थिति नहीं होती बराबर। अच्छा, हिंदू महासभा 1940 से 1945 के बीच में जो इलेक्शन हुए, कई इलेक्शन हिंदू महासभा जीती है देश के अंदर। अच्छा, एक बार ऐसा लग रहा था कि हिंदू महासभा एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी, लेकिन कांग्रेस ने जो ये गंदा गेम खेला और बाद में कांग्रेस पार्टीशन पे एग्री हो गई। तो वो जो अखंड हिंदुस्तान रेजोल्यूशन जो कांग्रेस का था वो सिर्फ हिंदुओं के आंख में धूल झोंकने के लिए था बराबर। और कहीं उसका रेफरेंस मिलता है, कृपलानी ने कहा था कि अभी पास करो इसको, बाद में देखा जाएगा। अच्छा, आचार्य कृपलानी ने कहा था, हमारी पुस्तक में उसका उल्लेख है। अच्छा जी। सर, ये आपने अभी पार्टीशन के पहले का बताया, लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब सावरकर, और आपने किताब में लिखा भी है कि सावरकर जी की एक बहुत बड़ी भूमिका थी कि उन्होंने कहा था कि हिंदुओं को भी बहुत ज़्यादा मात्रा में सेना में भर्ती होना चाहिए। नहीं, ऐसा था कि 1938 में सावरकर जी ने भाप लिया था कि मुस्लिम लीग के कैंपेन के तहत मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में भर्ती हो रहे हैं भारतीय आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी में, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, हाँ, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर। उस टाइम पे सावरकर ने कैंपेन शुरू किया ये देखते हुए कि उनको ये ख्याल आ गया था कि आगे जाके कुछ खराब होने वाला है, जैसा आपने बताया कि 40 में होने वाला है। उनको तो 38 में ही ख्याल आ गया था, 37 में ख्याल आ गया। जी। तो वो आगे का देखते थे कि अगर कल ब्रिटिश चले जाते हैं और परिस्थिति पाकिस्तान हो जाता है ना, और उस दिन भारत की सैनिक शक्ति पाकिस्तान से कमज़ोर होती है तो क्या हालत होगी। तो उन्होंने मिलिटराइजेशन का कैंपेन शुरू किया, लाखों हिंदू भर्ती हुए अपने आर्मी के अंदर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़े। उन्होंने ट्रेनिंग ली, वो बोलते थे कि ये ट्रेनिंग लेने का मौका है, ट्रेनिंग ले लो, फिर बंदूक किस पे चलाना वो हम तय करेंगे। आप समझे जी। तो कुल मिला के जो हमारा इसमें संशोधन ये कहता है, जो हमारा जो इसमें एक योगदान है इस पूरी बात के अंदर, वो ये है, हम ये कहते हैं कि अगर पार्टीशन के दिन भारत सैनिकी रूप से पाकिस्तान से वीक होता तो पाकिस्तान जैसे पीओके हथियार है हमारे पास, पाकिस्तान का एक हिस्सा हथियार है,
वैसे अगर वो स्ट्रांग होता बहुत ज़्यादा भारत के मुकाबले तो गुजरात राजस्थान पे भी अटैक कर सकता था और हमारे और हिस्से चले जाते थे। बराबर। तो ये एक बहुत बड़ा और एक दूरदृष्टि भी थी उनकी, और एक पहले से उन्हें समझ में भी उनको पता चला था कि ये हो सकता है, और इसीलिए उन्होंने ये निर्णय लिया था। और ये शायद उन्होंने सुभाष बाबू से भी इस विषय में बात करके, सुभाष बाबू तो जो बाहर गए उसमें मेन रोल उनका ही है जी भाई। रश बिहारी बोस जो हैं वो जापान हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे 1938 में। वो सावरकर जी को महाराज जी करके बुलाते थे, महाराज जी, आप समझे। और पत्र में उनके ऐसा उल्लेख भी है, हाँ महाराज जी लिखते हैं, ठीक है, द ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया ऐसा लिखते हैं जी, समझा। सुभाष बाबू का जो डिसीजन था, सावरकर ने सुभाष बाबू से ये कहा कि ग्लोबल स्टेज पे, अंतर्राष्ट्रीय फलक पे दो देश कभी परमानेंट दोस्त नहीं होते, परमानेंट दुश्मन नहीं होते जी। वो डिफाइन करता है देश की जो आवश्यकता है उसके आधार पे, देश की क्या नीड है, दैट विल डिटरमाइन आवर नेशंस फॉरेन पॉलिसी शुड बी डिसाइड ऑन एनलाइटेंड पब्लिक इंटरेस्ट। जो देश के, मेरे लिए नहीं, देश के लिए जो फायदे होगा वो हम करेंगे। उससे हमको हमारा दोस्त देश है उसे दुश्मन नहीं करना है तो वो भी करेंगे हम, उसका मतलब ये होता है, समझे। और उन्होंने कहा था कि जो सैनिक की शक्ति है वो ही अल्टीमेट डिसाइडर है जी, ग्रेटनेस की जी, एक देश के ग्रेटनेस की जी। ये बात उन्होंने समझाई उनको, कहा कि गुस्सा हो यहाँ कहाँ आप अरेस्ट हो रहे हो, ये सब छोटे छोटे कार्यक्रमों में भाग लेके, आपका काम है हमारा दुश्मन का दोस्त हमारा दोस्त होना चाहिए, दुश्मन का दुश्मन। तो आप जर्मनी और जापान की मदद लीजिए। और जब उन्होंने निर्णय लिया यहाँ से भागने का, जर्मनी जी। सर एक अब समय की कमी के कारण आपको एक आखिरी सवाल एक पूछना चाहता हूँ कि ये तो राजनीति की बात होगी, लेकिन समाज में जाति व्यवस्था के विषय में भी सावरकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। खास करके रत्नागिरी जिले में उनका जो योगदान है वो काफ़ी सबसे ज़्यादा बड़ा मैं कह सकता हूँ कि है। तो उसके बारे में क्या आप कह सकते हो, और इस बारे में कि आज जिस तरह से राजनीति है और उसमें सावरकर जी अगर होते या फिर अगर ये आज वो देखते तो उन्हें क्या लगता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से शुरू किया। सावरकर जी के नेशन फर्स्ट की बात बहुत लोग करते हैं जी, पर ट्रू नेशन फर्स्ट है सावरकर। सावरकर ने यह भी कहा था कि अपोजिशन को असेंबली या पार्लियामेंट में अपोजिशन नहीं कहना चाहिए, माइनॉरिटी पार्टी कहना चाहिए। अपोजिशन से एक कटुता की भावना पैदा होती है, समझे आप। और नेहरू जी ने जब अच्छे स्टेप्स लिए तो ये नेहरू जी ने उनका करियर खत्म कर दिया गांधी मर्डर में उनको इन्वॉल्व करके, तो भी नेहरू जी ने 2 स्टेप अच्छे लिए, उन्होंने उसकी सराहना की। सावरकर जो ट्रू नेशन फर्स्ट है, अगर सावरकर का आगमन होता है, आज हो चुका है ऑलरेडी, तो हमारा समाज जो है नेशन फर्स्ट की तरफ बढ़ेगा। जैसे कि आपको कोई निर्णय लेना है बहुत बड़ा, तो उससे देश को नुकसान भी हो रहा है, आप वो निर्णय नहीं लोगे। तो अगर नेशन फर्स्ट के आधार पर हमारी युवा पीढ़ी चलती है, हमारी आम पब्लिक चलती है, तो हमारी जो शक्ति है अनेक गुना बढ़ेगी और खूब कम समय में बढ़ सकती है। उनका जो अस्पृश्यता निवारण का जो कैंपेन था रत्नागिरी में, वो मेरे ख्याल से पूरे भारत का सबसे पोटेंट कैंपेन था अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। ये बात इतिहास जानता नहीं है जी, सावरकर के सपोर्टर जानते हैं, हाँ, देश नहीं जानता। बिल्कुल बिल्कुल। एक VR शिंदे करके, विठ्ठल रामजी शिंदे करके बहुत बड़े समाज सुधारक हो गए, वो है ना दलितों का बहुत काम करते थे। उन्होंने कहा था कि वीर सावरकर ने 1937 में पॉलिटिक्स ज्वाइन न किया होता और ये जो उनका जो अस्पृश्यता निवारण का जो कार्यक्रम है वो चलाया होता आगे, तो भारत के बहुत बड़े हिस्से से अस्पृश्यता का निर्मूलन हो चुका होता। और ये VR शिंदे ने खुद कहा हुआ है। किताब मैंने और मेरे सहलेखक चिरायु पंडित ने लिखी है। इस किताब का नाम है वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। वीर सावरकर ऐसी व्यक्ति जो भारत का विभाजन रोक सकती थी। ये बहुत ही अत्यंत ही आज जो राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति देश के अंदर है उसमें अत्यंत आवश्यक है कि देश का हर एक नागरिक इस किताब को पढ़े। इसमें हमने मेरे प्रीफेस में हमने ये कहा है, हमारे प्रीफेस के अंदर, इट इज़ ए गाइड टू प्रिवेंटिंग अनदर पॉसिबल पार्टीशन ऑफ द कंट्री। और दूसरा, माननीय सरसंचालक जी मोहन जी भागवत ने कहा है इस पुस्तक के बारे में कि ये पुस्तक अराष्ट्रवादियों से कैसे लड़ना और लड़के देश को कैसे महान बनाना उसकी मार्गदर्शिका है। तो आप ये किताब खरीदिए, खरीद के अपने पास रखिए, और सिर्फ अपने पास मत रखिए। अगर आप युवा है तो इस विषय के बारे में अपने दोस्तों से चर्चा कीजिए, क्योंकि युवाओं ने ये किताब पढ़ना और इस विषय को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे न्यूज़ डंका को आप सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा अभी एंड्रॉयड ऐप भी है, उसको डाउनलोड ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।